गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज न्यू टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं बजट पे चर्चा। एक सवाल इस टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं आपको किसी भी एग्ज़ाम में, काफ़ी महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम की दृष्टि से ना सही लेकिन कम से कम जानकारी की दृष्टि से भी होनी चाहिए कि सरकार ने हम लोगों के बारे में क्या क्या चीज़ें सोची हैं, क्या क्या प्लानिंग किए हैं, किस किस क्षेत्र में कितनी राशियां आवंटित की गई हैं या सरकार का क्या लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एक एक करके। और पहले ही बता देते हैं कि ये टॉपिक में आप लोगों को यहीं पे हम सब करवाएंगे, याद भी करवाना है क्योंकि डाटा इसमें मिलेगा, तो इसलिए उसके लिए आप लोग को प्रिपेयर रहना है। ठीक है ना। ठीक है, आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत से मैंने एक नोट्स के रूप में, फॉर्मेट के रूप में तैयार किया है। कह सकते हैं 2024-25 के बजट का निचोड़, इससे बाहर नहीं जाएगा आप लोगों का प्रश्न। और ये आप लोगों को मेरे साथ लिखते भी जाना है आप लोगों को, तो ही जाके आप लोगों को फायदा होगा। जो वीडियो भी देख रहे हैं हमारा, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो हम बोलते जाएंगे उसको लिखते भी जाना है, क्योंकि एक ही बार में अगर दोनों काम होगा तो हमारी वो बातें जो है दिमाग में सेट होती जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना है, बजट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो बजट के बारे में पढ़ रहे हैं 2024-25 के बारे में। तो सब बजट का इतिहास के बारे में हम लोग अगर जान लेते हैं तो किसी भी चीज़ को पढ़ने में आसानी हो जाता है। अगर बजट पढ़ रहे हैं तो बजट के बारे में, या कोई और टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे सूचकांक के बारे में हम लोग किए थे पिछला वीडियो में, तो सूचकांक के तहत कौन जारी करता है उस संस्था के बारे में थोड़ा जान लिए, तो ये स्टैटिक जीके के तहत आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं बजट। ये बजट शब्द जो है हमारे भारतीय संविधान में, क्या बजट शब्द का कोई उल्लेख है? किस चीज़ का उल्लेख है? वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं AFS, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंग्लिश में हुआ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिंदी में बोलेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण। किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में? लिखिए, किस आर्टिकल में? जैसे लिखे हैं वैसे लिखिए। सिर्फ कथा नहीं सुनना है, लिखना भी है, देखना भी है और बोलना भी है। तीनों काम कीजिएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये टॉपिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है ना, लिख लिए? हाँ ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ये हम टॉपिक क्या हो गया, एक पॉइंट क्या निकल गया, किस आर्टिकल में वर्णन है? 112। आगे हम लोग चर्चा करेंगे 112, 113, 114, 115। ये भी आर्टिकल का संबंध कहीं ना कहीं किससे है? बजट से। किससे है? बजट से है। अब कहाँ है, पहले यहीं पर हम चर्चा कर देंगे। तो हमारा बजट नाम से कहीं उल्लेख नहीं है संविधान में। किस नाम से है? वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से, AFS, जिसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 112 में ये हो गया। 113 में जो है कोई भी बजट, पहले बजट का देखिए, यहाँ एक हम लिख दिए सिंपल भाषा में डिफिनेशन। अगर आप लोगों से कोई पूछ दे या अपने समझने के लिए कि बजट होता क्या है, व्हाट इज बजट, तो समझने के लिए, सिंपल भाषा में समझने के लिए, क्या है? व्यय मतलब खर्च, कर मतलब टैक्स, लेन देन आदान प्रदान, और योजना जो हमारा प्लानिंग है उसका क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। बजट क्या हो गया? लिख लीजिए, बजट लिख के डैश लेके लिखिए, व्यय, कर, लेन देन और योजनाओं का क्या है? ब्लूप्रिंट है कि सरकार की क्या योजनाएं हैं, आगामी 5 साल के लिए सरकार क्या क्या खर्च करेगी, किस किस क्षेत्र में करेगी, किस योजना में कितना खर्च करेगी, उस सब योजनाओं का ब्लूप्रिंट तैयार करके एक बजट के वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया, जो कि तय करती है कौन? 113 आर्टिकल के तहत, जिसका 113 आर्टिकल में क्या है? प्राक्कलन। क्या है? मतलब कि ये फिक्स करती है। प्राक्कलन क्या करेगी? फिक्स करेगी, प्लानिंग करेगी कि जैसे ये योजना है मनरेगा, उसके लिए कितना पैसा दिया जाए मनरेगा में। अच्छा, मनरेगा में चलो 2000 करोड़ रुपया दे दिए,
2000 लाख करोड़ रुपया दे दिए, जितना पैसा देना होगा जो भी मद में आएगा। तो वो तय करेगी कौन? प्राक्कलन। प्राक्कलन समिति होता है ना जी, कौन होता है उसका सदस्य? सभी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं, वही तय करते हैं। अगला एक और आर्टिकल आ रहा है 114, इसके बारे में कोई बताइए क्या है? विनियोग विधेयक। अगर मान लिया बजट में, मान लिया इस बार का बजट है हमारा 48.2 लाख करोड़, ठीक है, आगे हम देखेंगे 48.2 लाख करोड़ का है, तो ये जो पैसा आएगी तो वो कहाँ से आएगी? संचित निधि से निकाला जाएगा तो पैसा, या कुछ कर्ज लिया जाएगा, तो उसके लिए 114 में विनियोग समिति होता है, वहीं पास होगा। वो जब तक पास नहीं करेगा तब तक पैसा नहीं निकलने वाला। कितनों आप बजट बना लो, पैसा निकलने वाला नहीं है। हाँ, पैसा के लिए ही वो आता है, निकालने के लिए ही बनाया ही गया है, और इसका कोई मतलब नहीं है। 115 में क्या है? 115 में है अतिरिक्त पैसा। अब मान लिया, सपोज एग्जाम्पल से समझिए, देखिए किसी भी चीज को अगर एग्जाम्पल से समझते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं। सपोज दैट कि अगर मान लिया अटल सेतु बना है, अभी बोले थे भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल बोले थे ना, अगर सपोज दैट कीजिए कि उसको बनने में 2019 में, आज 24 में बन के तैयार हुआ, तो 5 साल लगा ना, तो 5 साल के लिए उस योजना के लिए सपोज कीजिए कि दिया गया उसके लिए 1200 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट था। कितना का प्रोजेक्ट? 1200 करोड़। तो ये कब? 2019 में। कौन तय किया था? प्राक्कलन किया था कि इतना पैसा निर्धारण। पैसा निकला कहां से? विनियोग से 114 से फाइनल हो गया। लेकिन क्या 2019 की मार्केट वैल्यू 2024 की मार्केट वैल्यू सेम है? अरे पैसा, महंगाई बढ़ा ना जी। उस समय सपोज सीमेंट 100 रुपया बोरी था, तो आज सीमेंट कैसे बोरी हो जाएगा? स्वाभाविक है 150-200 रुपया हुआ होगा। आसमान जमीन का अंतर तो हुआ ही है 4-5 साल में। तब क्या करेगा भाई? 1200 करोड़ में तो नहीं होने वाला है, तब उसको बढ़ा के उसी में मद में ऐड करेगा 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़। और वही पैसा जो है ना, बोलिएगा नहीं कहीं, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। इसी में तय कर देता है। जैसे बना ना, उसमें कर दिया 500 करोड़, खर्चा नहीं हुआ, और उसी में से क्या हुआ? आधा तुम्हारा आधा मेरा। जो कंपनी वाला से रहता है सेटिंग हो जाता है। तो ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है यही। इसी से कह देता है इतना पैसा खर्च और होगा। एगो नाम सुनेंगे, राष्ट्रमंडल खेल हुआ था दिल्ली में, 2010 में घोटाला हुआ था ना। आनंद शर्मा एक कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उसमें लिप्त पाए गए थे। जानते हैं, उसका एक एग्जाम्पल देते हैं। बाल्टी खरीदने के लिए बोला था, बाल्टी खरीदा गया है लाखों में, एक बाल्टी का 700 रुपया बोला था, एक दिन का भाड़ा दे रहे हैं। एक दिन का किराया 700 रुपया, बताइए तो 10 बाल्टी खरीद लेगा आदमी। ये कितना बाल्टी का दाम होगा? 100 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, 200 रुपया होगा, तो उतना 5 बाल्टी खरीद लेगा। वो भाड़ा दे रहा था डेली के हिसाब से। वही पैसा ऐड करते करते, और पैसा सब कहाँ गया था? जेब में गया। तो ये मेरे समझ से भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण था। उस सब बातों को हम लोगों को नहीं ध्यान देना है। हम लोगों को देखना है कि इतना आर्टिकल का संबंध कहीं ना कहीं किससे है? बजट से। क्लियर समझ में आ गया बजट का मोटा मोटी? बजट होता क्या है? व्यय, कर, लेन देन और योजनाओं का ये ब्लूप्रिंट है। हमारे संविधान में इसका विवरण नहीं है, इसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 112 के तहत। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बजट के बारे में। भारत में सबसे पहली बार बजट, भारत में सबसे पहली बार बजट, लिखिए ना, तेजी में लिखते जाइए। भारत में सबसे पहली बार, बहुत तो है इसलिए इसको फटाफट समझते भी जाना है, लिखते भी जाना है। भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया? 1860। परीक्षा में पूछा गया सवाल है, 1860 में किसके द्वारा पेश किया गया? किसके द्वारा पेश किया गया? जेम्स विल्सन। इसलिए जेम्स विल्सन को क्या कहते हैं? भारतीय बजट का प्रणेता। लिख लीजिए, जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता कहा जाता है। भारत में सबसे पहली बार बजट 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 57 से वही ना गए थे, 56 से 1857 की क्रांति के समय भी वही थे। अगर कहीं ऐसा भी प्रश्न आ जाए तो आपको हिस्ट्री में पूछ दे। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का करेंट, लेकिन आ रहा है हिस्ट्री का भी सवाल। इसीलिए सबको कोलैबोरेट करते हुए चलना है, ताकि एक वीडियो देखने से आपको 10 बातें, 20 बातें, 50 बातें आपको सेट हो जाए। तो समझ गए इतना बात? बजट सबसे पहली बार पेश 1860, जेम्स विल्सन भारतीय बजट का प्रणेता, भारतीय बजट का जन्मदाता, बजट का जन्मदाता। कैसो करके पूछे तो आपको बना देना है, ठीक है। अगला पॉइंट पे देखते हैं।
कि आजादी के बाद अगर पूछिएगा तो भारत आजाद कब हुआ था? भारत आजाद कब हुआ था? एकदम कोई शंका है क्या जी? भारत आजाद कब हुआ था? 1947 में हुआ था। लेकिन ये पेश कब किया था? 1860 में। उसमें तो हमारा भारत देश गुलाम था, किसके अधीन था? ब्रिटिश के अधीन था। तो जब आजादी मिली 1947 में, तब पहला बार जो बजट पेश किया, वो व्यक्ति का नाम बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, जिसका नाम है के सनमुखम सेट्टी। क्या नाम है? के सनमुखम सेट्टी। लिख लीजिए कि आजादी के बाद पहला बजट के सनमुखम सेट्टी ने पेश किया। आजादी के बाद पहला बजट किसने पेश किया? के सनमुखम सेट्टी। 2 बार 3 बार 4 बार देखिए बोलते जा रहे हैं, आप लोगों को याद भी होगा। अब आजादी के बाद आ जाइए गणतंत्र। आप बताइए भारत गणतंत्र कब हुआ? डेट के साथ। ठीक है, तो भाई आजादी तो हमको मिली 47 में, लेकिन गणतंत्र हुआ 1950 में। तो भाई 1950 के बाद भी अगर कोई बजट पेश किया हो, तो बजट पेश करने वाला जो होगा, हो सकता है कि जो आजादी के समय वो भी रह सकता हो, या तो कोई नया आया हो। लेकिन यहाँ संजोग क्या है कि नया आ गया। तो नया जब आ गया तो वो हमारे लिए क्वेश्चन बढ़ा दिया। वो बाबा कौन आ गए? जॉन मथाई। 1950, 26 नवंबर 1950। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? दिलीप, गणतंत्र भारत का पहला बजट। बोलो जी, नहीं खा का आया क्या? हम ही खाए 1 बजे, तो हम इतना ची कर रहे हैं। तुम लोग खा कभी आया है? तुम लोग को तो देखते हैं बाहर निकल के कभी लेज, कभी बिस्कुट, कभी कुरकुरे, कभी खाते रहता है। चाइयो बीच बीच में चलते रहता है, कॉफियो चलते रहता है। तुम लोग के लिए व्यवस्था कर रहे हैं कॉफी का, टेंशन मत लेना। थोड़ा सा बस 1-2 दिन के बाद एग्जाम देकर बीपीएससी का आइए, उसके बाद यहाँ कॉफी मशीन का व्यवस्था रखेंगे, तब एनर्जी मिलते रहेगा, तब पढ़ने में भी ठीक लगेगा। ठीक है ना? तो ये हमारा 3 टॉपिक, 3 क्वेश्चन आ गया। जेम्स विल्सन, सनमुखम सेट्टी, जॉन मथाई। अच्छा एक चीज बताइए, अब पढ़ा रहे हैं तो हम एक सवाल आप लोगों से पूछते हैं, ऑनलाइन वाले भी बताइएगा कि आप लोग बताइए कि भारत में बजट पेश कौन करवाता है? कौन पेश करता है? राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति जिसको कह देगा वो पेश कर देगा। लेकिन जनरली क्या है ना, वित्त मंत्री ही पेश करता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको माइंड में रखिएगा। अगर नहीं माइंड में है तो ध्यान रखिएगा कि भारत का बजट पेश करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। अधिक सामान्यतः वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। एक बार ऐसा केस हो चुका है, एक बार ऐसा केस हुआ है कि वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उनकी तबीयत खराब थी, वो बजट पेश नहीं कर पाए। तब उनके जगह पर जो रेल मंत्री थे पीयूष गोयल, उन्होंने भारत का अंतरिम बजट पेश किया था, केंद्रीय बजट पेश किया था। ये जानकारी के लिए बता दिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? लिखिए, सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई। कितना बार? याद रखना, 10 बार। पी चिदम्बरम 8 बार। सर्वाधिक बार पेश करने के मामले में मोरारजी देसाई 10 बार और पी चिदम्बरम 8 बार दूसरे नंबर पर। एक सवाल और आता है कि सर्वाधिक लगातार बार बजट किसने पेश किया? लगातार हैं? ममता बनर्जी वित्त मंत्री रही है। यही अपना निर्मला सीतारमन। लिख लो, यहां पे हम भूल गए लिखने के लिए, यहां पे लिख लीजिए सर्वाधिक बार, नहीं दिख रहा है, सर्वाधिक बार लगातार, यहां लिख लीजिए निर्मला सीतारमन। सर्वाधिक बार लगातार निर्मला सीतारमन। ऐसे आगे हम लिखे हैं सीतारमन। 7 बार। कितना बार? लिख लीजिए, कितना बार? 7 बार। यहीं से शुरू किए हैं अभी बजट। ठीक है, इसे पीडीएफ मिल जाएगा जिनका छूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आगे से लिखते जा रहे हैं, सबका कॉपी हम चेक करेंगे। एकदम फटाफट लिखिए। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक और काफी मेहनत के साथ, काफी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला पॉइंट देखते हैं, सबसे लंबा बजट किसके द्वारा पेश किया गया? लंबा मतलब टाइमिंग। यही निर्मला सीतारमन के द्वारा 2020 में 2 घंटा 40 मिनट तक बजट पेश की थी, बोलते रही थी, बताते रही थी बजट के बारे में। तो सबसे लंबा बजट पेश करने का किसका रिकॉर्ड है? निर्मला सीतारमन। सबसे लगातार बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? निर्मला सीतारमन। लेकिन सबसे अधिक बार पेश करने का रिकॉर्ड
मोरारजी देसाई। ये 3 क्वेश्चन याद रखना एकदम ध्यान में, कहीं कंफ्यूजन नहीं। लगातार निर्मला सीतारमन, सर्वाधिक मोरारजी देसाई, सबसे अधिक लंबा निर्मला सीतारमन। और आगे आइए, पहली महिला वित्त मंत्री, वो कार्यवाहक के वित्त मंत्री थी प्रधानमंत्री, लेकिन वो वित्त मंत्री के रूप में कार्यवाहक थी, इसलिए पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नाम आता है किसका? इंदिरा गांधी का। लेकिन एक सवाल आता है, एक सवाल आ जाएगा आपको कि पहली महिला पूर्णकालिक माने फ्रेश फुल पावर के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालने वाली पहली महिला कौन होगा? निर्मला सीतारमन। कौन होगा? निर्मला सीतारमन। ठीक है, कौन होगा? निर्मला सीतारमन। इतना लिखे हैं? अभी बस नहीं लिखे हैं क्या? आगे है आगे है सब, बस पेशेंस पेशेंस पेशेंस। अभी पेपर स्क्रॉल करेंगे, अभी पेज पहले इतना लिख लिए, लिख लिए एकदम। कल इसका टेस्ट लेंगे बजट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या आ रहा है, ब्रिटिश शासन के समय से लेकर 1998 तक। कब तक? 1998 तक के बजे बजट पेश किया जाता था? क्यों? इसका रीजन समझ रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन का टाइमिंग और इंडिया का टाइमिंग, जब यहाँ 5 बजता था तो वहां क्या होता था? दिन। यहाँ 5 बजे शाम तो वहां दिन होगा, ग्रीनविच टाइम, जीएमटी टाइम 5:30। ये बताना पड़ेगा कि 5.5 घंटा का क्या है, पीछे है ना? कैसे हुई? वैसे आगे है। अगर वहां 12 बज रहा है तो यहाँ कितना बजेगा? तो यहाँ 5 बजे बजट पेश कर रहा है तो वहां कितना बज रहा होगा? तो इसलिए टाइमिंग किया गया यहाँ बजट। पहले 1998 के पहले कब बजे होता था? 5 बजे। लेकिन इसको चेंज कौन कर दिया? वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा जब बजट पेश किया गया। कब से? 1999 से। और फिर टाइमिंग कितना कर दिया? 11 बजे। अब मेरा सवाल सुनिए, किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं कि भारत में सबसे पहली बार किस वर्ष सुबह 11 बजे से बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत की गई? आंसर, किस वित्त मंत्री के द्वारा पहली बार प्रस्तुत किया गया? यशवंत सिन्हा। कब तक? शाम को 5 बजे तक बजट पेश किया जाता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? 3-4 प्रश्न सवाल पूछने का पैटर्न भी बता दिए कि किस तरीके से पूछा जा सकता है। लिखे हैं ना? लिखे हैं? लिख लिए? आगे देखिए। अब देखिए, पहले जो है रेल बजट और एक आम बजट, 2 तरह के बजट होते हैं। क्या होता है? 2017 से पहले तक 2 स्तर पर बजट पेश किया जाता था। 2017 से पहले का बात कर रहे हैं, 2 स्तर का। कौन कौन? एक आम बजट, एक रेल बजट। लिख लीजिए इसको। 2017 से पहले तक 2 स्तर पर बजट पेश किया जाता था, एक आम बजट और एक रेल बजट, जो कि किसकी समिति पर? आइए यहाँ पर 1924 में एक वर्थ समिति, बहुत ही महत्वपूर्ण एक वर्थ समिति की अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। 1924 से रेल अलग, आम बजट अलग, दोनों अलग अलग पेश किया जाता रहा है। कब तक? 2017 तक। और उसके बाद क्या हुआ? किस समिति की सिफारिश पर? किस समिति की सिफारिश पर? विवेक देवराय। पूरा नाम याद रखिए, देवराय से खाली काम नहीं चलेगा। दे देगा सन्नी देवराय, विवेक देवराय, मोहित देवराय, गोयल देवराय, तो क्या कीजिएगा तखने? इसलिए विवेक देवराय। तो यादें कर रहे हैं तो पूरा याद कीजिए। मैडम VVI की कह देगा कि किस समिति की सिफारिश पर, किस समिति की अनुशंसा पर आम बजट और रेल बजट को फिर से एक मिला दिया गया, एक कर दिया गया, साथ में पेश किया जाने लगा। तो विवेक देवराय समिति कब से किया जाने लगा? 17 से। 17 से पहले तक, पहले तक यानी 16 तक। 17 से फिर हो गया दोनों। भाषा को समझो, समझो, ठीक है ना? अब देखो एक यहीं पर आया था, इसको भी हम देख लेते हैं। निर्मला सीतारमन ही पहली महिला या पहली वित्त मंत्री कह सकते हैं जिन्होंने पहली बार 1 फरवरी 2021 को 2 कारनामा वो लगातार 2 सालों में की। 2020 में सबसे लंबा भाषण दी, अभी तुरंत बताएं। 2020 में सबसे लंबा भाषण 2 घंटा
40 मिनट का। और 1 फरवरी 2021 को पेपरलेस बजट, डिजिटल टैबलेट में आके वो जितना डाटा था उसी में था, और वो डाटा फिर क्या हो गया, ट्रांसफरेबल हो गया, सबको ट्रांसफर हो गया। जो बजट की बातें थी वो सब जगह डिवाइड। पहले क्या होता था, एक चमड़े का अटैची रहता था, वो अटैची में पेपर में सब बजट प्रिंट रहता था और वही उसी को प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन पेपरलेस बजट पेश करने वाली कौन थी पहले में वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। कब पेश किया गया? 2021। एकदम महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आप चलिए इधर आते हैं। 1924 वाला अकबर समिति के अनुशंसा पर हो गया है। अब आइए, एक है कि 1955-56 से बजट का दस्तावेज हिंदी में भी होने लगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, VVI है, क्योंकि उस समय हमारे वित्त मंत्री थे षणमुखम शेट्टी, CD देशमुख जो थे वो इंग्लिश के बहुत बड़े जानकार थे। इंग्लिश हिंदी उनको नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदी को ही कराना चाहिए, हिंदी में भी बजट पेश होनी चाहिए। तो कब से? 1955-56 से दस्तावेज किस में भाषा में भी आने लगा? हिंदी में भी। अगला देखेंगे 25 फरवरी 1992 और 29 फरवरी 1992। एक पहली बार रेल बजट जो पेश किया गया था 25 फरवरी को 92 में, और आम बजट जो पेश किया गया था 29 फरवरी को, क्योंकि 2-4 दिन का गैप होता था रेल बजट और आम बजट में, हर साल 2-3 साल का गैप, 2-3 दिन का गैप होता था। ये दोनों को पहली बार टेलीविजन पर प्रसारण किया गया, उसके पहले तक टेलीविजन पर प्रसारण नहीं होता था। तो टेलीविजन पर प्रसारण सबसे पहली बार बजट को कब किया गया? ईस्वी कब किया गया? ईस्वी 1992। टेलीविजन पर 1992, और हिंदी में पहली बार बजट पेश 55-56। ठीक है, 2-4-5 बात जो है एकदम याद रखना है मुंह पर। आगे देखेंगे 4 गो ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो वित्त मंत्री के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। 4 ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने वित्त मंत्री का पद को भी सुशोभित किया, होल्ड किया, मैंने पूर्ण रूप से वित्त मंत्री थे, बाद में वो क्या बने? प्रधानमंत्री। कौन कौन है महाराज जी? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, BP सिंह और एक मनमोहन सिंह। ये 4 आदमी, कुल कितना व्यक्ति? 4 व्यक्ति। चारों का नाम लिखिए, दे देगा। इनमें से कौन से वित्त मंत्री जो प्रधानमंत्री नहीं बने, या इनमें से कौन प्रधानमंत्री जिन्होंने वित्त मंत्री के पद को भी संभाला, पद को भी सुशोभित किया? इस तरीके के सवाल दे सकते हैं। ठीक है, हो गया? तेजी में लिखिए। यहां भी कुछ लिख लीजिए, काम आएगा, फायदा होगा। सुनने से खाली जितना बार लिखिएगा उतना बार फायदा होगा। एक बार एक भी रिवीजन हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। सारे लोग लिख लिए? आगे बढ़ते हैं। लिखते भी जाइए, सुनते भी जाइए, देखते भी जाइए। 3 काम एट ए टाइम यहाँ हो रहा है। अब फिर एक बार होगा तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा। हो गया? ओ अच्छा, हम ही हट जाए, ठीक है। लो, वीडियो देखने में बहुत कतराते हैं आप लोग, सोचते हैं पढ़िए लिए हैं तो क्या वीडियो देखेंगे। दूसरा आदमी खूब वीडियो देखते हैं आप लोग। अब लगता हो गया होगा ना। चलिए, वो पेज समाप्त हो गया था, दूसरा पेज में आ रहे हैं। अब आइए हम लोग केंद्रीय बजट के बारे में चर्चा करते हैं। वो तो सारा हो गया था कास्टिंग, कौन हीरो था, कौन हीरोइन था, कौन डायरेक्टर था, कौन विलेन था बजट में। अब आइए कि इसका कहानी का थीम क्या है बजट 2024-25 का। जो महत्वपूर्ण चीज़ है, ज़्यादा इसमें उलझना नहीं है। अगर उलझने का प्रयास कीजिएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बजट में उलझ के रह जाइएगा, फिर दिक्कत होगी।
जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद करने वाला है, जितना जानना चाहिए उतना आप लोगों तक पहुंच रहा है। सबसे पहले जानिए कि कब पेश किया गया बजट। अभी आप लोग देखें भी होंगे थंबनेल में 23 जुलाई लिखा हुआ था, याद हो गया होगा। 1 फरवरी को अंतरिम हुआ था, याद रखना है। उसमें ये फाइनल बजट है, चुनाव के बाद ये पेश किया गया, इसलिए ये बजट ही हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा पेश किया गया? बहुत सुंदर। अब आगे आइए, निर्मला सीतारमन केमा बार, पिछला बार लिखाए थे वही लिखा दिए थे, 7वीं बार लगातार बजट पेश की। 6+1, 6+1 का मतलब हुआ 6 बार बजट, केंद्रीय बजट। एक बार जो है अभी 1 फरवरी को क्या किया था, अंतरिम बजट। अगर ये मोदी सरकार की तीसरी टर्म है ना, नरेंद्र मोदी की तीसरी 3.0 कह सकते हैं, अगर इसमें अगर पूरे वित्त मंत्री के रूप में अगर ये निर्मला सीतारमन रह ली तो ये मोरारजी देसाई का भी रिकॉर्ड क्या करेगी, तोड़ देगी। अब देखिए क्या होता है, तब तक परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं। यहाँ तो आदमी का सेकंड का भी पता नहीं है कि कब किसके साथ क्या होगा, तो आगे देखेंगे, जब होगा डाटा तो देखा जाएगा। अब देखिए हमारे इस बार बजट में 4 मुख्य जातियों पर ध्यान, एकदम भी आई, जितना भी लगा सकते हैं इसको एकदम सुनिए और याद कर लीजिए कान में कि इस बार का जो बजट था किस वर्ग या जाति, दोनों लिख दिए जो दे दे, किस जाति पर या वर्ग पर, क्लास पर फोकस किया गया था इस बार का बजट। तो युवा था, गरीब था, महिला था, किसान था। युवा, गरीब, महिला और किसान। हम याद करने के लिए बना दिए ज्ञान। ज्ञान रखिएगा कि किस जाति पर, तो ज्ञान। जी से आप लोगों को समझना है गरीब, जी से गरीब हो सकता है ना जी, पहला शब्द लेंगे तो। वाई से यूथ हो सकता है, यूथ यानी क्या, यूथ का मतलब युवा। ए का मतलब क्या होगा, किसान कैसे होगा, एग्रीकल्चर का मतलब कृषि होता है, परफेक्ट होगा, परफेक्ट। सिनोनिम्स बताइए। हाँ तो इंग्लिश हो गया है किसान का। अन्नदाता, तो अन्नदाता में वो होगा, अरे होगा कि नहीं होगा जी, समझना है हमको, गलत भी नहीं है और याद भी हमको करना है, वह बैठाना भी है। तो अन्नदाता किसान हुए, फार्मर हुए, पीजेंट हुए, बिल्कुल सही। अब एगो बच गया एन, एन का मतलब महिला, एन का मतलब महिला कैसे, हाँ बिल्कुल सही, नारी शक्ति, नारी मतलब महिला। तो हो गया गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी यानी ज्ञान, ये चारों मिलकर बना ज्ञान। तो सबको तो ले लिया, तो छोड़ा क्या कराई, गरीबो होइए गया, गरीब में बूढ़ा भी होइए जाता है, जवान भी होइए जाता है, यहाँ बच्चा भी युवा होइए गया, महिला भी होती अलग, तो ओकरो पकड़िए लिया, किसानों होइए गया, तो सब वर्ग तो आइए गया। तो ठीक है, हम लोगों को जानना है कि 4 मुख्य जातियां देगा, सवाल पूछेगा कि इस बार के बजट में कुल कितने वर्गों पर विशेष रूप से फोकस किया गया या ध्यान दिया गया, तो कितना वर्ग होगा, ऑप्शन देगा 2, 3, 4, 5, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, 4। अब इसी के साथ बजट का मुख्य विवरण, थीम भी था 4 ही। मुख्य इस बार जो बजट पेश किया गया उसका मेन विषय, सब्जेक्ट, थीम वो भी था 4। सबसे पहला क्या होगा, लिखिए, ये लिखे हैं जी, लिखिए ये वाला, 4 जातियों पर वर्ग पर ध्यान। मैंने जब बोलने लगते हैं ना तो सबका ध्यान सुनने में ही चला जाता है, लिखने के लिए भूल जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर बाद में होगा तो बाद में इसी कहानी बहाने आप लोग वीडियो एक बार और रिवाइज कर देख लीजिएगा। क्या पक्का प्रॉमिस, देखिएगा ना वीडियो, हैं देखते हैं, कसम खाइए हम कसम खिलवाते हैं। ठीक है, चलिए बजट का मुख्य विषय क्या है, पहला रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, एकदम बहुत सुंदर, कौशल प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग, ठीक है ना, कौशल प्रशिक्षण। एमएसएमई, एमएसएमई का मतलब हो गया माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मध्यम वर्ग, इंटरप्राइजेज, एमएसएमई, जिसके मंत्री अभी कौन है, केंद्रीय, हमारे बिहार के जीतन राम मांझी। अभी आगे पढ़ेंगे कितना चीज बटोर के ले चला है बजट में, बहुत चीज आया है बिहार में। इस बार का बजट 2 ही राज्य के लिए तो है, एगो बिहार, एगो आंध्रा, आंध्र प्रदेश, देखते हैं। तो ये चौथा में है मध्यम वर्ग,
4 मुख्य विषय में पहला हो गया रोजगार, दूसरा हो गया कौशल प्रशिक्षण, तीसरा हो गया एमएसएमई, चौथा हो गया मध्यम वर्ग मिडिल क्लास। लेकिन मेरे समझ से अगर पूछोगे तो मिडिल क्लास के लिए कुछ न है, इसको हम काट देंगे। काटना नहीं है, हम सिर्फ बता रहे हैं मिडिल क्लास के लिए वैसा कोई खास बजट में जिक्र नहीं किया गया और निराशा ही हाथ लगी है। लेकिन यहाँ फोकस के रूप में, इसमें मेन सब्जेक्ट के रूप में क्या रखा गया है, मुख्य विषय में एक मध्यम वर्ग को भी रख दिया खुश करने के लिए। चलो उसका नाम आ गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ नाम होता है। बजट की आप देखेंगे मेन चीज ये तो याद रखना है, ये है, ये भी याद रखना है, VVI जिसको कह रहे हैं VVI जी, हम पहले बता रहे हैं। देखो अभी मात्र हमारा इधर क्लास लिए हुए 5, 7, 8, 10 दिन, 1 महीना कह सकते हो विशेष रूप से हुआ है करेंट का। उतना ज़्यादा हम क्लास लिए नहीं है, छुट्टी था, शादी विवाह का सीजन था, दिवाली था, दुर्गा पूजा, छठ, बहुत तरह का बीच में व्यवधान आया। लेकिन फिर भी हर एग्जाम में, अगर नहीं विश्वास होता है तो हम पूरा में एक दिन बोलिएगा तो जितना पढ़ाएं PDF हम अपलोड करके दिखा देंगे। और सारे एग्जाम में 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न आ रहा है। और जैसे ही नंबर ऑफ क्लास बढ़ते जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसलिए मेरे जो है हर बार के ऐड में रहता है कि मैं GS के सब क्वेश्चन एग्जाम में 80 से 90% सवाल लड़वाने का वादा करता हूं। 80 से 90%। हम संतोष पागल न है कि 100% बोलेंगे। हाँ, हम संतोष पागल न है कि बोल दिए कुछ बोल दिए। अभी वो गाना चला है ना जी, हाँ, तो वही है, 100% भी बोलते नहीं, लेकिन 80% की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन सिर्फ तुम्हें विश्वास करना होगा, और नहीं एक जीता जागता एग्जाम्पल है, अभी एग्जाम देखा आया है RPF का SI का। पूछो मात्र 20 दिन का क्लास किया, कितना क्वेश्चन आया जी? 6-7 क्वेश्चन आ गया GS में। सोचिए मात्र 20 दिन के क्लास में वो लड़का 6-7-8 क्वेश्चन अभी बना के आया, सेम टू सेम जैसे जैसे पढ़ाए थे। पूछे थे कि समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन होंगे, VVI है जी, पूछेगा, पूछा है। अवनी लेखरा के बारे में पूछा है। चंद्रबाबू नायडू किस पार्टी से, हम बता दिए थे, किसको गोल गोल घेर घेर के बताते थे, इस पर फोकस करो। महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, पिछला क्लास में बताया था 1992, जयंती पटनायक बोले थे पहली महिला अध्यक्ष है। तो ये सब सवाल पढ़ाया गया है, इसलिए मेरी बातों को ध्यान रखिए। ये नहीं कि सोचिएगा कि सब ऐसे करके बोलते हैं जैसे ना लंबा लंबा डीलिंग देने वाले बहुत है, तो ऐसा बात नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मुझे कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बस मैं आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर हूँ 24/7। समझते हैं ना? आप हमें रात में भी फ़ोन करके पूछिएगा कि सर इसका सवाल का आंसर क्या होगा, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। करते हैं ना जी? तब चलो आगे बढ़ते हैं, वो तो बातें होती रहेंगी। अब अगला देखेंगे बजट की 9 प्राथमिकताओं। मैंने इस बार का बजट का जो प्राइमरी था, विशेष जोर था, किस क्षेत्र पर था और क्या उसकी विशेषताएं रही, वो 9 क्षेत्र था। बहुत ज़्यादा कर दिया याद करने के लिए, याद भी करना जरूरी है। ये 9 क्षेत्र प्राथमिकता वाला एकदम याद रखना है। परीक्षा में ऐसी ही सवाल देगा और लड़का लोग को फंसाएगा, कहेगा कैसे, इनमें से कौन सा वो क्षेत्र शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा क्षेत्र शामिल है। 4 गो देगा, इन 9 में से 4 गो को उठा देगा। कौन कौन है वो हम लोग देखते हैं। चलो बजट की 9 प्रमुख लिखिए फटाक से, अगर है समय तो लिख लीजिए, फिर हम बताने लगेंगे। बजट की 9 प्राथमिकताओं पर क्या है, सतत प्रयास यानी जोड़। क्या पहला में कृषि की उत्पादकता और लचीलापन, सबसे पहला काम जो शुरुआत से ही हम लोग देखते आ रहे हैं जब से भारत आजाद हुआ है। पहला फोकस किस पर रहा है, कृषि की उत्पादकता पर। किस तरह से कृषि का उत्पादकता में तेजी आए, इसके लिए क्या क्या नवीन टेक्नोलॉजी हम लोग अपनाएं। बहुत सारी सुविधाएं हैं, नई नई घोषणाएं हुई हैं, उस सब का भी हम जिक्र मुख्य बिंदु में कर दिए हैं, एक बार पॉइंट बाय पॉइंट करके, ताकि पढ़ने में आसानी हो। वो सब चीज़ों को हम एक जगह लिख दिए हैं ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना है। लेकिन हमको जानना है पहले 9 प्राथमिकता क्या क्या है। तो पहला प्राथमिकता क्या है, साथ ही साथ बोलो जी, क्या है? कृषि की उत्पादकता। एक से बस याद रखना है, कृषि की उत्पादकता, इतना याद रखो काम चल जाएगा। वहाँ लचीला, फसीला, घसीला सब दे देगा वो, ये सब काम छोड़ दो आयोग पर, जो एग्जाम लेगा वो अपने इसके साथ ऐड करेगा। हमको याद रखना है कृषि की उत्पादकता। अगला देखेंगे रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। सबसे अहम रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अभी सबसे बड़ा समस्या जो अभी वर्तमान में कह सकते हैं अभिशाप है, बेरोजगारी है ना।
एक सीट के लिए यहाँ 1000-2000 लड़के के बीच मारामारी हो रही है, 5000-10,000 लड़के के बीच हो रहा है। यहाँ पीएचडी और इंजीनियरिंग करने वाले लड़के ग्रुप डी और चपरासी प्यून के लिए भी एलिजिबल अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए कितना मारामारी है, तो इसलिए सरकार के द्वारा बजट में क्या किया गया है, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पर विशेष प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, पहला क्या हो गया, कृषि उत्पादकता। थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, कोई हड़बड़बाजी नहीं। बारिश सुबह में हुई थी, अभी नहीं हो रही है, कहीं जाना नहीं ना, किसी को टाइम नहीं दिए हैं। टाइम दिए हैं क्या? टाइम दिए हैं तो फोन करके या मैसेज कर दीजिए कि थोड़ी देर के बाद आएंगे। लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे ध्यान दो, 2 बार 3 बार बोलेंगे तो बिल्कुल याद होगा। पहला प्राथमिकता कृषि की उत्पादकता, दूसरा रोजगार। बस अभी दुइये को देखेंगे, फिर तीसरा में आएंगे तो फिर उसका रिवीजन करेंगे। बस 2 है, दोनों हमारा दिमाग में क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। कृषि की उत्पादकता और दूसरा रोजगार। अब चलो तीसरा पे बढ़ते, मानव संसाधन का विकास, ह्यूमन रिसोर्सेस। मानव के लिए, संसाधन के लिए क्या क्या रिसोर्सेस हैं, क्या क्या हो सकता है जो कि व्यक्तियों को, मानव के लिए आसानी हो, सहूलियत हो, वो सब सेक्टर में इस बजट में क्या क्या प्रावधान किया गया है, सब चीज अभी हम एक एक करके मुख्य बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो मानव संसाधन हो गया 3 नंबर में। अगला देखेंगे क्या, विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, विनिर्माण के बारे में 4 हमारे पास आ गया, कृषि की उत्पादकता, रोजगार, मानव संसाधन और चौथा हो गया विनिर्माण। एकदम याद हो गया ना, दिमाग में सेट हो रहा है। चलो 5वां क्या है, एकदम टाउन का डेवलपमेंट, शहरी का विकास। गांव का तो हो ही रहा है, अब धीरे धीरे क्या करना है, क्योंकि अब नगरीकरण ज्यादा हो रहा है, तो नगरीकरण ज्यादा होने से ज्यादा ध्यान किस पर देना होगा, शहर पर देना होगा, नगर पर, टाउन पर देना होगा। उसी के तहत शहरी विकास को भी प्राथमिकता दिया गया। अगला है ऊर्जा का सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी। क्या क्या ऊर्जा के क्षेत्र में इस बजट में प्रावधान किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, वो सब चीजों को हम लोग देखेंगे। अगला क्या है, अवसंरचना। अवसंरचना क्या होगा इसका इंग्लिश, इंफ्रास्ट्रक्चर। एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी याद रखना है। मेरे समझ से ये नया है प्राथमिकता वाला, इसको शायद लगता है कहीं ना कहीं कोई परीक्षा में आयोग घुसा सकता है प्रश्न के रूप में। अवसंरचना, इस पर लोगों का ध्यान, विद्यार्थियों का ध्यान जनरली नहीं जाएगा, इस पर चल जाएगा। विद्यार्थियों आजकल बहुत होशियार हो गया, कृषि पर एकदम जाएगा, जैसे कृषि, हाँ ये तो कृषि तो होबे करेगा, चलो अब मार देगा तो सही हो जाएगा। लेकिन ये 2-3 गो चीज़ जो है ना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, अवसंरचना था कि नहीं था, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा तब लगेगा कि अवसंरचना था। अगला क्या हो जाएगा, नवाचार, इनोवेशन। नवाचार, अनुसंधान और विकास, डेवलपमेंट। ठीक है, इनोवेशन, क्या क्या नया नया तरह का तकनीक का खोज हो है, किस तरीके से है, कैसे इसका विकास किया जाएगा, क्या क्या उसके तहत खर्च की जाएगी, कितनी राशि खर्च की जाएगी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या खोज होगा, कैसे उसका हमारा टारगेट है कि वैश्विक लेवल पर, अंतरिक्ष लेवल पर हमारा जो 2% का योगदान है उसको टारगेट रखा गया है 2027 तक कि 10% तक बढ़ाना है, तो उसके लिए राशि जारी की गई, आगे देखेंगे। अगला है 9, अगली पीढ़ी का सुधार। अभी का पीढ़ी का तो सोचिए न रहे हैं, अगले पीढ़ी का हम लोग सोच रहे हैं। देखिए बजट में आने वाली पीढ़ी में कैसे सुधार होगा, उसके लिए हम लोगों को सोचना है, उसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। हे बाबा, पहले हम लोग के बारे में सोचिए, एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी को, बेरोजगारी दूर कीजिए, तब आगे जाकर इसको देखना है। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है बजट के बारे में, अब इसका लिखा हुआ है तो इसके बारे में तो पढ़ना है ही है। तो ये हमारा 9 प्राथमिकता हो गया। एक बार चलिए बोल दीजिए 9 मेरे साथ ही साथ, और उसके बाद याद दिमाग में सेट हो जाएगा। सबसे पहला कृषि की, दूसरा में, तीसरा में, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, अगली पीढ़ी का सुधार। चलो इतना हो गया ना, लिख लिए, वाह लिखिए, लिया तेजी में लिखे आज ने। अब देखिए, आइए मुख्य बिंदु था, लिख लीजिए। तो ये 4 गो मुख्य बिंदु बताते हैं, हम बोलते भी जा रहे हैं। मेन पॉइंट, इस बजट का मेन थीम जिसको कह सकते हैं सार, कि पूरे बजट का मेन क्या बात है, एक एक बात को छांट कर क्या क्या जानने लायक है। वैसे तो बहुत सारा बात है, 1-2 हज़ार पॉइंट निकलेगा, लेकिन उतना हटाएं सटाएं हम लोगों को नहीं जानना है। हम लोगों को सिर्फ जानना है मेन बातें। सबसे पहला देखिए,
कृषि के क्षेत्र में 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान मतलब क्या होता है? रिसर्च सेंटर। कितना? यही सवाल पूछ सकता है कि 2024-25 के बजट में कुल कितने जैव अनुसंधान केंद्रों को बजट में स्वीकृति मिली है, खोलने की स्वीकृति दी गई है, या नया खोला जाएगा? ऑप्शन रहेगा 5,000, ऑप्शन रहेगा 10,000, ऑप्शन रहेगा 15,000, ऑप्शन रहेगा 1,000। तो क्या मारोगे मेरे भाई? 10,000 मारना है। किसी भी तरीके से पूछे तो सवाल देने के लिए हम लोग को तैयार रहना है। अगला है नेचुरल फार्मिंग के लिए हम लोगों को तैयार करना है किसानों को। अभी तक हम लोग देखते हैं सब दवा से देकर ये करके वो करके किसी भी तरह को आधा किलो कद्दू को 2 किलो कद्दू कर देना है, कलर करके कुछ भी करके। अब नेचुरल फार्मिंग, उसके लिए क्या करेगा? टारगेट रखा गया है कि 1 करोड़ किसानों को, पहला दिया गया है 2 वर्ष में, बस 2 ही वर्ष का भी टारगेट रखा है कि 2 वर्ष में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रेरित करना है, और उसके लिए सरकार के द्वारा पहल की जाएगी। नेचुरल फार्मिंग 2 साल में कितना किसान? 1 करोड़ किसान। अगला है कृषि के लिए इस बार कितना करोड़ का लिया गया है, कितना बजट का प्रावधान है? आगे हम लिख दिए लिस्ट में, यहाँ पर भी लिख दिए हैं, लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इस बार के बजट में कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़, सिर्फ करोड़ न, लाख करोड़। जितना बोलना आसान है ना, उतना पैसा भी दे देगा तो गिन नहीं पाइएगा आप लोग। उतना पैसा लग दे तभी कह देगा गिनो, इतना पैसा तो नहीं गिन पाइएगा, गारंटी बोलते हैं। और ओकरो में अगर 100 टकिया 200 टकिया दे दिया तो नहीं गिन पाइएगा। हो गया कल्याण। हाँ, तो वो जानते हैं, वो था, थोड़ा सा सुन लीजिए, लिखते लिखते बोर हो गए थोड़ा। ज़्यादा नहीं, 1 मिनट का है, उससे भी कम का होगा। हमारे ही जान पहचान के कह सकते हैं जिला के, या जो भी समझना है, ABCD रख लीजिए। उसकी बेटी थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, हर जगह जा रहा था वो, तो डिमांड हो रहा था। आजकल जो जानते हैं अभिशाप है दहेज का डिमांड होता जा रहा था। तो जहाँ जाता था 10 लाख 20 लाख 30 लाख, जैसा लड़का वैसा डिमांड। आजकल तो लड़का बिकता है, जितना पैसा दीजिए मिल जाएगा। दरोगा लेना है 20 से 25, BDO लेना है 35-40, DSP लेना है 50-60, IAS लेना है 80-90, एकदम कांटा बढ़ाते जाइए, बिकते जाएगा। ग्रुप D थोड़ा सा नीचे तक आया है, वो अभी 10-12 से कम में नहीं चलता है वो। और अभी सबसे ज़्यादा नाक मुँह दान रहा है नयका BPSC टीचर वाला। वो तो सदिये में लिख देता है, गेटवा पर शादी होता है BPSC टीचर, और लाइट जल रहा है चुन्नू मुन्नू, भूख भाग, जो आ रहा है देख रहा है BPSC टीचर। अरे भाई तुम बन गए टीचर तो दिखाने क्या जरूरत है? गाड़ी एगो मारुति खरीदा, बड़का वो बोर्ड लगवेले, उतना BDO CO ने लगेले है जितना वो लिखवेले BPSC टीचर, BPSC से होने वाले शिक्षक। ये सब क्या है बताइए? तो वही बता रहे थे। तब जनरली डोरी चलता है, यहाँ दहेज चलता है। तो बेचारा आजीज हो गया। लास्ट में वो क्या कहा, एक जगह गया कुटुंब को, जिसको बोलते हैं बरतुहारी में, तो बोला कि वहाँ भी डिमांड हो गया। कहा 15 लाख रुपये डिमांड देने के लिए तैयार भी हुआ। वो बोला ठीक है हम 15 लाख रुपया देंगे, लेकिन एक शर्त है, आप अपना बेटा को बुलाइए। वो पैसा 15 लाख अगर हम उसको 5 घंटा का समय देते हैं, 5 घंटा में पैसा गिन देगा ना, तो हम उसको 15 लाख दे देंगे। तो कहा कि 5 घंटा में क्या नहीं गिनेगा? उसको लगा भाई 1000 का 2000 का जो उस समय का नोट था, गिनेगा तो आराम से घिंचा जाएगा, गिना जाएगा गड्डी के रूप में। कहना है शर्त है, वो गिनना पड़ेगा तब। तो कहा कि अच्छा क्या कीजिएगा आप? तो बताइए सर। कहा कि हम खाली 1 टकिया 2 टकिया सिक्का देंगे। और एकदम सही गिनना है, खाली बड़ा बोरा ला के हम 50-60 को 100 को 200 बोरा रख देंगे, और सब में से निकाल के 1 टकिया 2 टकिया गिनिए, हम उतना तिलक देंगे, जितना मांगिएगा उतना देंगे। तो बोला कि माफ़ कर दीजिए, आप ऐसा नहीं करेंगे, जितना आपको देना है खाली बाराती खर्चा दे दीजिए, बस आप शादी करिए। ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, ऐसा कोई बनाया हुआ नहीं है। उस व्यक्ति बहुत ही बने कि वो व्यक्ति ऐसा है, उसके साथ बैठिएगा ना, एक से एक अजूबा बात बोलेगा, बिल्कुल अजूबा बात। चलिए यहाँ अब हम लोग देखते हैं, मेन बजट में हम लोगों को देखना है। तो कृषि के लिए इतना लाख करोड़ का किया गया प्रावधान। आगे देखेंगे टॉप 3 क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र में किस किस मद के लिए, क्षेत्र के लिए कितना बजट की राशि की आवंटन की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन छूट गया? अच्छा, एक पॉइंट छूट गया, नहीं इसको भी कर ही लिए। 32 बागवानी फसल यानी हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में 32 गो फसल में के 109 गो नया किस्म। कितना किस्म? 109 किस्म का फसल। कितना?
32 फसल का 109 एकदम हाई किस्म का, उच्च किस्म का, वो क्या करेगा, पैदावार का जारी किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या उत्पादकता बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। वही इसमें क्या किया गया है, बजट में विशेष रूप से फोकस किया गया है। लिख लिए पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या है 2024-25 के लिए अब कुछ डाटा वाला चीज आएगा, घबराइएगा ना, क्योंकि डाटा भी करना एकदम, बजट का मतलब डाटा ही होता है, इसलिए डाटा भी हम लोगों को याद करना एकदम जरूरी है। ठीक है, तो डाटा के तहत आइए देखेंगे 2024-25 के लिए जीडीपी। सबसे पहले आप लोग देखिए, जीडीपी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, एक वर्ष में अपने क्षेत्र देश के अंदर उत्पादित कुल वैल्यू। ठीक है, समझ रहे हैं, इतना समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बजट पढ़ रहे हैं तो आपको जीडीपी, एनएनपी, ये सब आपको राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा जानना जरूरी है। नहीं तो ऐसा होगा तो एक दिन डेफिनेशन का क्लास हम ले आ देंगे और सबको आप लोगों को क्लियर करवा देंगे। ठीक है, अभी समझना है जीडीपी जो है 2024-25 के लिए कितना रखा है, 3,26,36,912 करोड़। इसको सिर्फ कितना कर लेना है, 326 करोड़ भी याद कर सकते हैं, उतना कर लीजिएगा तो काम चल जाएगा। कुछ जितना डाटा है ना, उसका अगर शॉर्ट वाला भी अगर आप कर लेते हैं ना, तो आप याद करना है आसानी होगा। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि 326 अगर ऑप्शन है तो ऐसा ना है कि 327 देगा, 325 देगा, 322 देगा, इतना बड़का पागल न है। देगा कितना, 326 तो सीधे दे देगा 477, फिर देगा 188, इस तरीके से देगा। तो कहीं ना कहीं आपका डाटा दिमाग में रहेगा 3, 2, तो आप इसको क्या कीजिएगा, पकड़ लीजिए। हाँ, बीपीएससी थोड़ा सा संतोष पागल है, वो गाना बिहार में ज़्यादा चलता है ना, ये वाला गाना, तो ये ज़्यादा उल्टा खोपड़ी का है। इसीलिए एक बार आयोग को जज बोला था, जब क्वेश्चन का केस हुआ था ना, बोला था कि कौन क्वेश्चन सेट किया है, उसको पकड़ के यहाँ लाओ, गंगा जी में 2 बार उसको डुबकी डलवाओ। ये जज साहब का था, यह पटना हाईकोर्ट के जज, उन्होंने कहा था कि कौन क्वेश्चन सेट किया है, उसको बुला के लाओ और उसको गंगा जी में ले जाके 2 बार डुबकी डलवाओ और पूछो उसे कि कहा ऐसा क्वेश्चन सेट किया बीपीएससी में, और मानने के लिए भी तैयार नहीं। तो ठीक है, वो देखेंगे। अगला देखेंगे कि जो 2023-24 की तुलना में ये जो जीडीपी इस बार का कितना का है, कब का है, 24-25 का, लेकिन 2023-24 जस्ट पिछले साल की तुलना में कितना है, 10.5% अधिक है। ये एरो का मतलब होता है अधिक, नहीं समझ रहे हैं तो इसको यहाँ लिख लीजिएगा, अधिक 10.5% क्या रखा है इस बार का, अधिक रखा है। जीडीपी कितना है, इतना है, तो इसका 10.5% इस बार क्या हो जाएगा, पिछला बार से इस बार टारगेट अधिक रखा है। तो बस ये डाटा याद रखिएगा, कितना पूछेगा, पिछले बार से तुलना में कितना, 10.5%। जहां लिखे हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए, बॉक्स बना लीजिए, ताकि आपका फोकस वहीं पर करता रहे, 10.5, 10.5, 10.5। ठीक है, अगला देखेंगे बजट का अनुमान, सबसे महत्वपूर्ण। इस बार का बजट कितना का था, 48,20,512 करोड़, 48,20,512, 48,20,512, 48,20,512। मोबाइल नंबर किसी का याद रखते हैं तो कम से कम मोबाइल नंबर की जगह पर यही रख लीजिए, 48,20,512। और नहीं अगर उतना दिक्कत होता है तो सिर्फ रखिए 48.20। लाख करोड़ नहीं हो, याद कीजिए, हम अब बुद्धिमान है, समझ लीजिएगा। अंतिम उपाय यही करना है, बस 48.20 कितना याद रखना है, 48.20। इस बार का बजट कितना था, कितना था, बोलो जी, 48.20। हाँ, जब वो बोलिएगा तब लाख करोड़ बोलिएगा, और जब पूरा बोलिएगा तब सिर्फ करोड़ बोलिएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पूरा अंक में लाख आ जाएगा। अगर उस तरीके से याद करना है तो सिर्फ 48.20। चलिए अगला है, इसमें राजस्व की प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति कितना कितना होगा, ये याद रखना है। राजस्व की प्राप्ति और पूंजीगत, रेवेन्यू कलेक्शन और कैपिटल, ये दोनों, रेवेन्यू और कैपिटल, मिटा दें क्या, चलो राजस्व की प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। तो राजस्व की प्राप्ति में 31.29 लाख करोड़ और पूंजीगत में 16.91।
तो 31 और 16 बस छोड़ दीजिए, ये 29 और 91 भी याद मत रखिए, बस आपको याद रखना है 31 और जोड़ 17 कितना होता है, ये जाकर इतना पूरा, और दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो इतना पूर ही जाएगा। उतना परफेक्ट लाना हमको जरूरी नहीं है, बजट है, 1 साल के बाद ये डाटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमको नहीं पूछने जा रहा, हमारा बाल बच्चा कर नहीं पड़ेगा, बस हम ही तक पढ़ लिए, यही बहुत बड़ा इस पर कर दिए, एहसान कर देंगे कि पढ़ लिए, एग्जाम में आएगा बना देंगे। बस 31 और जोड़ 17 कितना हो जाएगा, 48 लाख करोड़। किसने परफेक्शन में अलग अलग पूछेगा, तो राजस्व प्राप्ति के लिए कितना 31, पूंजीगत 16 यानी 17, क्योंकि 0.5 के बाद आगे वाला डिजिट क्या होता है, ले लिया जाता है। अगर मान लिया 16.7 है तो इसको 17 बोल सकते हो ना जी, यही 16.3 रहेगा तो इसको क्या बोलोगे, ये मैथमेटिक्स के अनुसार ये सही होता है, हाँ अप्रोक्स वो ले लेता है। अब अगला देखेंगे हम लोग, कुल व्यय, खर्च कुल कितना कितना खर्च करेगा, तो राजस्व में कितना 37 और पूंजीगत में 11 लाख करोड़, तो 111 इसका याद करना, इस पर बहुत अच्छा दिया, 111 तो हमको सिर्फ याद रखना है 37 और 11, ये भी जोड़ के कितना आ रहा है, हर हाल में सब जोड़ के कितना आना है, अगर नहीं आ रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर ये वाला चीज याद है और 11 जो बता रहे हैं 111 ये वाला याद रखो, किसका, पूंजीगत वाला का, अगर ये याद रखोगे तो 48 में इसको घटा दो 11 को, कितना बच जाएगा, कितना बचेगा, उसको डिपुट कर देना है। बस ये 2-3 डाटा आपको, लेकिन मैंने मोटा मोटी 2-3 नहीं, कम से कम आपको 10 से 12 डाटा, जैसे आप लोग ईस्वी याद करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, उसी तरह 10 से 12 डाटा आपको क्या करना है, याद करना है। एकदम याद होगा, नहीं याद होगा तो हम तो है ये हैं, कैसे याद होगा हम लोग आगे देखेंगे। आप देखेंगे हम लोग रुपया कहाँ से आता है, बजट में रुपया कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब नहीं लिखे हैं, इसीलिए देखिए ज़्यादा हम ओवरलोड नहीं करवाए हैं, बस 2-3 का ही लिखे हैं, उतने का पूछेगा, कभी कभी सीक्वेंस भी दे देता है, इसीलिए वो जानना क्या होता है, जरूरी होता है। तो हमारा सबसे पहले जानना है कि 100 रुपया अगर हमारे पास, कोई भी चीज़ को एग्जाम्पल में समझिए, खासकर इकोनॉमिक्स में तो समझना क्या होता है, आसान होता है। तो अगर हमारे पास 100 रुपया आने वाला है तो 100 रुपया हमको कहाँ से आएगा, सपोज दैट आई एम गवर्नमेंट या यू आर गवर्नमेंट, यू हैव 100 रुपीज़, समझना है। तो जो जिसको जिसको हम उधार दिए हैं, अन्न देने वाला जो आदमी है वो हमको कितना देगा, 27 रुपया देगा। 100 रुपया में 27 रुपया कौन देगा, उधार पर, बस इतना याद रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उसी का योगदान भी है, 100 में कितना है, 27। अब आयकर, इनकम टैक्स, हमारा इनकम अभी इनकम टैक्स स्लैब में है, 15 लाख से ऊपर होगा तो 30% देना होगा, एकदम फिक्स है। 15 लाख 1 रुपया भी होगा तो हमको 30% टैक्स के रूप में देना है, जितना होगा। तो आयकर में कितना रखा है, 19% यानी 19 रुपया। जीएसटी में देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितना, 18। कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर में कितना, 17। ये 4 गो भाई एकदम याद रखना, सीक्वेंस में याद रखना, उधार, आयकर, जीएसटी, निगम, उधार, आयकर, जीएसटी, निगम। कौन कौन 4, उधार, आयकर, जीएसटी और निगम। निगम सबसे नीचे, जीएसटी 3 नंबर, आयकर में सेकंड। हाँ, 27, 19, 18, 17, ये तो तीनों लगातार है, 19, 18, 17 दे देगा कि इनमें से कहाँ से पैसा आता है, आने के सीक्वेंस को क्रम में क्या करें, सजाएं, ठीक है। अब देखेंगे रुपया कहाँ जाता है, मनी गोज टू, कहाँ, पैसा कहाँ जाएगा। आया तो ठीक है, लेकिन आया है तो ऐसा थोड़ी कि पैकेट में रखेल दिया है क्या, खर्चा करेल दिया है, खर्चा कीजिए, ज़्यादा दिन तक नहीं रखिए। तो पैसा जब आ गया है तो उसको भेजिए, कहाँ भेजिएगा, तो कर और शुल्क में राज्य का हिस्सा, सब राज्य सब आपको पैसा दे रही है, टैक्स के रूप में देती है। जीएसटी भी होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, तो सब पैसा देता है टैक्स के रूप में। शुल्कों में राज्य का जो हिस्सा होगा कितना % होगा, राज्य का कितना हिस्सा होगा, 21% होगा, 21% राज्य का हिस्सा होगा। 100 रुपया बेचारे के पास था,
21 रुपया तुरंत निकाल के फट से डेबिटेड टू स्टेट, ऑटोमेटिक कटना है, चला जाना है। ठीक है, अगला है ब्याज अदायगी, जिससे जिससे पैसा लिए हैं ये उधार वाला, ओकरा लौटाइएगा कि नहीं, कि मैंने कर्जा खा के बैठल रहना है क्या? तो उसके लिए क्या है, 19% रखा गया कि भाई उन लोगों को पैसा दे दो भाई, जिससे जिससे लिए हो सबको पैसा क्या करो, देते चलो। अगला है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, जितना योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मनरेगा, और भी जो है फसल बीमा योजना, बहुत सारा जो योजना चल रही है, बहुत तरह की योजना, वो सब योजनाओं पर कितना % खर्च की जाएगी, 16%। जितना भी बजट का है उस पर देखेंगे पैसा जो हमारा आ रहा है, जितना का भी होगा पैसा, हम लोग मान के अगर 100 रुपया चल रहे हैं, लाख रुपया होगा, करोड़ रुपया होगा, 10 लाख करोड़ होगा, 100 लाख करोड़ होगा, 1000 लाख करोड़ होगा, वो डजंट मैटर, उसमें से हम लोग इतना का % क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब लास्ट में बच गया वित्त आयोग और अन्य अंतरण। वित्त आयोग के द्वारा जो किया जाएगा, पैसे का डिवाइड किया जाएगा राज्य के रूप में, तो उसका कितना किया जाएगा, 9%। ये हमारा 4 और ये हमारा 4, एकदम याद करना है, लिख लो एकदम मुंह जवानी मुंह पर। एकदम कोई पूछे निगम कर में कितना पैसा आता है सरकार को, कितना %, जीएसटी में, इनकम टैक्स, उधार के रूप में, बस याद हो गया, यही तो याद हो गया जी, 27, 19, 18, 17, बस उधार बैठा देना है, इनकम टैक्स बैठा देना है, जीएसटी बैठा देना है, कॉर्पोरेट बैठा देना है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत, एकदम नहीं दिक्कत। अगला इधर जाएगा पैसा कहाँ कहाँ से, वैसे जिससे जिससे राज्य का जितना हिस्सा है उसको भेज दो, कितना है 21%, जिससे जिससे ब्याज लिए हैं, पैसा लिए हैं, उसको इंटरेस्ट के रूप में दे दो 19%। फिर केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना सब है, वो योजना में कितना हो जाएगा 16%, वित्त आयोग और अनंतरण में 9%। लिख लिए इतना। अब देखेंगे विभिन्न प्रकार की घाटा, क्या क्या घाटा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कितना घाटा है, विभिन्न प्रकार का राजकोषीय घाटा सबसे पहला जाना है। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? राजकोषीय घाटा का मतलब है कि जितना सरकार ऋण लेगी, सिंपल भाषा में समझनी है, जितना कर्जा लेगी। अगर 100 रुपया सरकार को आने वाला है और खर्चा होने वाला है 120 हो गया, तो कितना कर्जा लेगा, लेगा ना जी। अगर 100 रुपया ही आने वाला है, खर्चा हो गया 120 रुपया, तो 20 रुपया कहाँ से करेगा, पैदा करेगा क्या, कर्जा। सही बात है, कर्जा दे दे राम, दिला दे राम, दे दो भाई, भीख मांगेगा। तो वही बात है, 20% क्या होगा, ऋण लेगा, यही होता कहलाता है राजकोषीय घाटा। और राजस्व घाटा क्या होता है कि लेने का आगे का अनुमान, उसमें भी कर्जे है, लेकिन अनुमान है कि अगर हमारा आने का इनकम और सोर्स 100 रुपया है और खर्च होने का अनुमान है कितना 120, तो 20 रुपया लग रहा है कि हमको लेना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजस्व में घाटा। सिंपल भाषा में हम समझा रहे हैं, ये इकोनॉमिक्स का भाषा में ना है, सिंपल भाषा में समझिए। लेंदी भाषा में जाइएगा तो इतना लंबा चौड़ा परिभाषा है, पता चला इधर से पढ़े इधर से निकल गया, तो यही जानना है। तो राजकोषीय घाटा 2024-25 में कितना का रखा गया है, तैयो रखा है कि इतना घाटा होगा, हो ये रहा है, हर साल में चलते जा रहा है, लेकिन अभी टारगेट रखा है कितना 4.9%। आप लोग से एक क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखते हैं किनका दिमाग अच्छा है, कौन बढ़िया से समझ रहा है। पहले इतना तक आ जाएंगे तब क्वेश्चन पूछेंगे। तो राजकोषीय घाटा में कितना टारगेट रखा है, कितना 16,13,312 करोड़। पैसा में अगर पूछेगा तो 16,13,312, सिर्फ 16 लाख करोड़ भी याद कर सकते हैं, उतना ज़्यादा नहीं भी कीजिएगा, 13,312 नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कि 2023-24 में कितना था, 2023-24 में कितना था, तो क्या कम हुआ कि नहीं। घाटा जो पहले चल रहा था 5.6, 7.5, 9.1 जो था, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बहुत जल्दी तेजी में एकदम सोचिएगा 1% हो जाए, 2% हो जाए या नहीं हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भारत क्या हो रहा है, विकासशील देश है, चलते जा रहा है। ये इतना पैसा का था पिछला बार, इस बार इतना है,
क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। तो ये हो गया। अब आइए राजस्व घाटा, जस्ट उसी तरह का कर्ज लेने का अनुमान। ये तो है इतना कि कर्ज लेगा, अब कर्ज लेने का अनुमान 2024-25 में 1.8% पैसा का इतना, ये नहीं भी याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये दोनों के बारे में बोल रहे हैं। VBI ये याद रखिएगा, डाटा 4.9 और ये 1.8, ये दो को जरूर याद रखिएगा, बाकी कोई नहीं भी याद रखिएगा चलेगा। 2023-24 में 2 निश्चित रूप से क्या हो रहा है, ग्राफ देख रहे हैं हम लोग, क्या हो रहा है, सुधार होते जा रहा है, नीचे चला आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए क्या कर रहा है, नोट में करके हम लिख दिए हैं, क्या है लैंग्वेज। सरकार ने वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा को GDP का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है। GDP का जस्ट पहला लाइन देखिए, 2-3 पॉइंट ऊपर में लिखाए होंगे GDP का, तभी कितना रखा है लक्ष्य, 4.5 यानी 4.5%। कब, ये भी याद रखना है, 2025-26 यानी अगले साल। लेकिन क्या होगा नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता है, ये सिर्फ हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, उसको फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं ये कह नहीं सकते। अब आप लोग से सवाल यह है, इस बार के बजट में जो बजट का प्रावधान किया गया है, बताइए कि सरकार हमारी कितनी कर्जा लेगी, कितना कर्ज लेने का अनुमान रखा है? अगर पैसा के मामले में बोलेगा तब बिल्कुल सही, यही सवाल था। ठीक है, यानी समझ गए आप लोग, यही जो राजकोषीय घाटा कितना है 4.9 है, पैसा में अगर पूछिएगा तो इतना, अब परसेंटेज में, चलिए आप लोग पास हो गए। अब आइए आगे, लिखिए, महत्वपूर्ण है पॉइंट कि सबसे अधिक खर्च कहाँ होगा, सबसे अधिक किस क्षेत्र में खर्च किया जाएगा, किस विभाग में, किस विभाग में खर्च होगा। मात्र हम ज़्यादा नहीं दिए हैं, 3 को दिए हैं, बाकी का जरूरी उतना नहीं है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय सबसे पहले ज़्यादा खर्च किसमें होगा, डिफेंस में। सबसे अधिक किसमें रखा गया है, डिफेंस में। कितना, 4.54 लाख करोड़, 4.54 लाख करोड़। लाख सब में समझ लीजिए कॉमन है, इसलिए उतना याद रखना जरूरी है, 4.54 लाख करोड़ किसमें। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पर रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। तीसरा नंबर पर, छोड़ो जाओ, ही नहीं हो, याद रखोगे तो काम चलेगा, जाओ हम काट दिए, ना याद करोगे ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ई वाला डाटा याद रखना क्या है, बस पहला नंबर पर कौन, दूसरा नंबर पर, तीसरा पर। अगर समय मिले तो कर लीजिएगा, आप काट दिए तो इसका मतलब नहीं कि तुम छोड़िए दीजिएगा। चौथा नंबर पर है गृह, 5वां पर है शिक्षा। आप सोचिए, मैं अगर रहता तो इसको रखता यहाँ पर, नहीं सेकंड पर रखते, क्यों, रक्षा के बाद, ठीक है, रक्षा के बाद अगर शिक्षा होता तो ये तीनों का आवश्यकता नहीं पड़ता। अगर शिक्षा सही रहेगी तो हमारा ग्रामीण विकास हो जाएगा कि नहीं बढ़िया, कृषि के क्षेत्र में काम हो जाएगा कि नहीं अच्छा, तो सब चीज़ जब हो ही जाएगा तो शिक्षा को कहीं इसमें कर दिए ज़्यादा ध्यान, लेकिन नहीं किया गया। वही होता है सबसे ज़्यादा हर देश कंट्री में वही पर आता है, या तो खेल में, स्पोर्ट्स में, या तो शिक्षा में। चलिए अब टॉप 3 योजना किस में खर्च की जाएगी, टॉप 3 योजना के बारे में भी जान लेते हैं, लिख लीजिए। सबसे पहला है गरीब कल्याण अन्न योजना, सबसे पहला क्या है, गरीब अन्न कल्याण योजना। ठीक है, इसके लिए 2.05 लाख करोड़, कितना प्रावधान किया गया राशि का, 2.05 लाख करोड़, बहुत ह्यूज अमाउंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा, ये डाटा याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट में है। गरीब के कल्याण के लिए, पुनरुत्थान के लिए, उद्धार के लिए योजना में कुल पैसे राशि की जाएगी 2,05,000 लाख करोड़, 2.05 लाख करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। दूसरा नंबर पर है मनरेगा, हाँ बाप रे बाप, बहुत तेजी में बोला जी, 86,000 करोड़, कितना पैसा का प्रावधान किया गया मनरेगा में,
86,000 करोड़। अगला है जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन 3 नंबर पर, जिसके तहत है 70,163 करोड़, 70,000 करोड़, 163 नहीं भी है, याद है, 70,000 जल जीवन हरियाली मिशन, और मनरेगा में 86,000 करोड़। और आपको पहला है प्रधानमंत्री क्या है, गरीब कल्याण अन्न योजना में कितना है, 2.05 लाख करोड़। 3 गो बस याद रखना है, गरीब कल्याण, दूसरा में मनरेगा, और तीसरा में याद रखना है जल जीवन मिशन। ठीक है, लिख लिए, चलो आगे बढ़ो। अभी और कितना आसान है बजट क्या, कुछ कुछ पॉइंट में अभी आएगा। अब देखो कर संरचना, टैक्स स्लैब जो रखा है ये भी जरूरी है जानना। नया कर व्यवस्था में कर संरचना क्या है, जानकारी के लिए ये भी जरूरी है। क्या है, 0 से 3 लाख रुपए पर कितना लगेगा, 0%, यानी कोई पैसा नहीं, कोई राशि नहीं। अगर आपकी आमदनी 0 से 3 लाख रुपया है, 3 लाख रुपये तक अगर आपकी आमदनी है, क्या है ये, सालाना की महीना, महीना, 3 लाख रुपये महीना रहेगा, थोड़ा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा तो टैक्स देना पड़ जाएगा 30%। तब तो ये सालाना की बात हो रही है, एनुअल, तो 0 है। और 3 से 7 लाख रुपया में 5%, 7 से 10 लाख रुपया में, 7 से 10 लाख रुपया में कितना, 10%, 10 से 12 में 15%, 12 से 15 में 20%, और 15 से अधिक में 30%। इधर 3 बढ़ाओ और इधर 5 बढ़ाओ। जनरली यहाँ देखो है ना, 7 से 10, 10 से 12, 12 से 15, उसके बाद 3 बढ़ा रहा है, सब में 3 का चल रहा है रेशियो, इधर 5, 5, 5, 10 गया है। जनरली मोटा मोटी एवरेज अगर लेंगे तो 5। ठीक है ना, याद करना आसान, शुरुआत में 0 हो गया, 15 से ऊपर जितना रहेगा उसको 30% कर देना है। बीच में कंफ्यूजन होगा, दे देगा 10 से 12 लाख रुपये में कितना %, 10, 12, 15, 20, उसमें 12 दे देगा, लगेगा 12 तो कहीं नहीं था बीच में। हाँ कितना है, 35,000 हो गया ना, 25 कहाँ, ज़्यादा है ग्रुप डी का तब। तो उसमें है टैक्स छिपाने का भी है, LIC लिए हुए हैं बेटा के बाल बच्चा को पढ़ाई के लिए, तो घटा 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 बहुत उपाय है। जब जाइएगा ना जॉब में तो उसमें आपको बुद्धि बता देगा, जो रखिएगा CA होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो कह देगा ई शो कर दीजिए, ई शो कर दीजिए, तो तुरंत आपका राशि आ जाएगा। सालाना अगर 3,60,000 पहुँच रहा है, वो 1 लाख घटाने के लिए 50,000 घटा देता है। ऑनलाइन में बोल रहे हैं, चलो ठीक है, हाँ मिलता भी है, वो भी सही बोले। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग नई कर व्यवस्था में संरचना देख लिए, अब देखो क्या है मुख्य बिंदु होगा। हाँ फटाफट इसको लिखते जाइए, नहीं तो हम बोलते जाते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, बाद में समय रहेगा तो लिखने में ज़्यादा टाइम हो जाता है। चलिए 2024-25 का बजट में ये हो गया मेन रिमोट कंट्रोल, मेन चीज जो थीम हो गया कि क्या चीज का था, वो तो हो गया सबका बायोडाटा, इतना पैसा इसमें, इतना पैसा इसमें, समझने वाला। अब देखिए जैसे कृषि क्षेत्र प्राथमिकता था, उसमें कृषि वाला था ना पहला, तो उसी के तहत क्या क्या है कि कृषि क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक संरचना DPI को लागू किया जाएगा। माने कृषि को कैसे और मॉडर्न तकनीक किया जाए, डिजिटलाइज किया जाए, ताकि कृषि के क्षेत्र में क्या हो, डेवलपमेंट तेजी से देखने को मिले। उसी के तहत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जिसको कहते हैं DPI को लागू किया जाएगा, जिसके तहत फिर कृषि के तहत है राष्ट्रीय सहकारी नीति लाने का प्रावधान, जितना कोऑपरेटिव पॉलिसी लाया जाएगा कि क्या कृषि के क्षेत्र में हो सके, किस किस तरीके का बदलाव लाया जाए, किस किस तरीके का किस्म को लाया जाए धाती के क्षेत्र में, बीज के क्षेत्र में, फसल के क्षेत्र में, वो सब राष्ट्रीय सहकारी नीति क्या करेगी, तय करेगी। तो ये भी है। अगला देखिए पर्टिकुलर कर दिया गया है, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी, इतना के क्षेत्र में क्या करेगा, आत्मनिर्भरता जो हम लोग अभी हैं उसको खत्म करेगा। ताकि क्या करेगा, अभी तक टारगेट रखा है 2027 तक, अभी तक हम लोग दाल जो होता है, दाल हम लोग क्या करते हैं, आयात, अभी हम लोग डिपेंडेंट हैं, लेकिन 2027 तक दाल में आयात करना क्या कर दिया गया, बंद करने का लक्ष्य रखा है। कब तक कि 2027 तक। तब ने कृषि के क्षेत्र में पहला प्राथमिकता दिया है, तब ने ये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लागू करेगा, तब ने इस सब क्षेत्र में काम होगा, तब जाकर आत्मनिर्भरता क्या होगी हमारी,
कम होगी। ठीक है, आगामी 5 वर्षों में 20 लाख, आगामी 5 वर्ष में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को, सोच लीजिए 5 साल में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, कि जो बेरोजगार हैं, कुछ किया है बेरोजगारी के क्षेत्र में काम, कि अगर जो बेरोजगार हैं कम से कम कौशल प्रशिक्षण रहेगा तो कमा खा सकता है, बेरोजगार नहीं रहेगा। कुछ स्किल होना चाहिए ना जी, खाने का स्किल, खाली की मैंने खाइए और सुतिए, वो कोई स्किल हुआ? अब मोबाइल चलाइए, ये कोई स्किल नहीं हुआ। तो सब है जो बच्चा जन्म लेता है सब सीख ले आता है। आजकल जो बच्चा जन्म लेता है मोबाइल ले निकलता है, जहाँ मोबाइल छीन लीजिए खाना बंद, पीना बंद, सोना बंद, सब चीज़। अब मोबाइल आगे में दे दीजिए तो देखिए कितना अच्छा रहेगा, शांत रहेगा। आजकल ये सब नियम चल रहा है, थोड़ा से के लिए, बाद में वही आगे चल के कष्ट होता है। ये सब काम आप लोग अपना बाल बच्चा को मत करवाइएगा, अपने कीजिएगा, तो ये उसके सामने में मोबाइल मत चलाइएगा, थोड़ा सा कष्ट आप लोग भी सहिएगा। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। 5 वर्षों में 1000 ITI का उन्नयन, 5 वर्षों में 1000 ITI का क्या किया जाएगा? उन्नयन किया जाएगा। ठीक है, ताकि इसमें भी क्या होगा, कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट, क्षेत्र में सुधार, बेरोजगारी दूर करने का क्या होगा, उपाय होगा। काहे हंस रहे हैं अमरिंदर जी? कुछ तो है गड़बड़, शादी नहीं होगा? देखिए क्यों नहीं शादी होगा, तो बड़ा दिक्कत है। तो हाँ, ठीक है, यहाँ देखिए, चलो इतने रहने दो, दिखाई पड़िए जा। कहाँ तक किए थे? ITI वाला ना। अब देखिए, घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए कितना पैसा, एकदम याद रखिएगा, VVI पॉइंट है। घरेलू शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपया का वित्तीय सहायता, लेकिन हर साल 1 लाख बच्चा को देगा, 1 लाख छात्र को। इन्हें समझ लीजिएगा कि 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, भैया 10,000 सेलेक्ट करेगा 1 लाख छात्रों को, लेकिन है अमाउंट भी है 10 लाख। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, घरेलू विदेश में कहिएगा हम सिंगापुर पढ़े जाएंगे, सरकार से पैसा दीजिए ना सर, नहीं साला तुम पढ़े जाएगा कि वहाँ खाली मस्ती करे जाएगा, हम सब समझते हैं। 10 लाख टको ले लेगा और उधर से बर्बाद घूम घाम के चला आएगा। पता चला रसिया जा रहे हो पढ़ने, थाईलैंड जा रहे हो पढ़ने, सिंगापुर जा रहे हो, ना पढ़ना है तो कहाँ पढ़ो, पटना में पढ़ो, पटना पढ़ना है रांची में पढ़ो, बेंगलोर में पढ़ो, वहाँ के लिए हम पैसा देंगे। अपने घरेलू संस्थान करने का मतलब इंडिया के अंदर। चलो कहीं ना कहीं सही है, 10 लाख रुपये का वित्तीय सहायता तो मिल रहा है ना भाई, यही बजट में है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण, एकदम VVI, समझ लीजिए क्वेश्चन एकदम छप चुका है, मेरी बातों को मानिए, ये क्वेश्चन छप चुका है। मिशन पूर्वोदय, मिशन मिशन पूर्वोदय में कुल कितने राज्य शामिल हैं? इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ऑप्शन दे देगा तो हमको उसके लिए 5 राज्य का नाम जानना जरूरी है। 4 का नाम याद करना एकदम आसान है, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा। चारों का आपस में संबंध रहा है, चारों एक ही में रहा था बंगाले में। बंगाल से क्या अलग हुआ, बिहार अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, और फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ, इसलिए वो 4 याद रखना आसान है। 5वां एक ऐड कर दिया है, आंध्र प्रदेश। कोई बुक में आंध्र प्रदेश नहीं मिलेगा, इसलिए घबराइएगा नहीं, ये ऑथेंटिक डाटा है। आंध्र प्रदेश भी पूर्वोदय योजना में क्या है, शामिल है। तो बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, क्या है? बस सब आ रहे हैं, लिख भी देंगे, क्या टेंशन ले रहा है। अब क्या है, अब आगे आइए, ये हो गया मिशन पूर्वोदय। क्या करेगा का, वहां पे विकास होगा। मिशन पूर्वोदय योजना का कितना राज्य, बार बार बोल रहे हैं, कितना राज्य, कौन कौन?
कल पूछेंगे। चलो अगला है, आंध्र प्रदेश को कितना पैकेज मिला है? 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ समेट के ले गए कौन? चंद्रबाबू नायडू साहब ले गए। चंद्रबाबू नायडू काहे? देखिए यहाँ भी झोल है। झोल इसीलिए है, बिहार और आंध्र प्रदेश यही दोनों के पास चाबी था। जहाँ दोनों इधर उधर बवकते ना, तो वो जो मोदी जी का कुर्सी था थोड़ा बहुत डांस कर रहा था, तो दोनों को कुर्सी का पकड़ा पौआ को, तो इसीलिए भाई मेहरबान तो होगा ना। तो 15,000 करोड़ रुपया की विशेष पैकेज दिया, लेकिन विशेष पैकेज के तहत 15,000 करोड़ वहाँ के राजधानी को डेवलपमेंट के लिए, विकास करने के लिए। आंध्र प्रदेश को कितना विकास होता है देखते हैं, हम लोगों को जानना है सिर्फ डाटा 15,000 करोड़। अब आ जाओ मेरे भाई बिहार, VVI, इसका एक एक डाटा अति महत्वपूर्ण। आगामी 13 दिसंबर को होने वाले बीपीएससी की परीक्षा के लिए, बीपीएससी की परीक्षा, कल तक लोगों के मन में संशय था, डेट बढ़ रहा है, ये मंत्री बोल दिया, ये विधायक बोल दिया, ये CM बोल दिया, DM बोल दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चीज़ जान लीजिए, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस है हमको, क्योंकि बीपीएससी का एक नाम है बूढ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन, BPSC है ना जी, तो उसका नाम है बूढ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन। भले ही अब नौका छोड़ा सब जा रहा है ओकरा में, लेकिन पहले वही हुआ करता था, 2 बार 4 बार 5 बार 7 बार, हम भी बहुत दिन से दे रहे थे। तो इसमें एक ही को 1 मैन आर्मी होता है, वो होता है बीपीएससी का अध्यक्ष। वो बोल देगा तो बोल देगा, उसका बात का कोई काटने का नहीं, उसका बात एक ही बात, वो बात एक ही आदमी का सुनता है, वो सर्वा एक ही आदमी है, वो समझ जाइए आप लोग। तो इसीलिए जितना ये सब हुआ ना, कल लोग गया था सब, पता है कि नहीं, कल भी रात तक धरना प्रदर्शन हुआ है। हाँ, तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। डायरेक्ट कहना था कि मैं उतने लड़कों के लिए, इतने लड़के को परेशानी में नहीं डाल सकता हूं, और अंत में रात में नोटिफिकेशन जारी किया है परीक्षा नियंत्रक, प्रेस रिलीज किया है, हर हाल में 13 को ही होगी और आप लोग जाके एग्जाम दीजिए। लेकिन लड़का लोग भी वैसे था, मन में ले है, कह रहा कि कितनों कुछ कीजिए। लड़का लोग का मांग क्या था? सबसे पहले अगर सही बात अगर पूछी जाए, आप लोगों से पूछा जाए, पहला मांग लड़का लोग का क्या था? नॉर्मलाइजेशन था ना। लड़का लोग यही पहले बोलता था कि आप एग्जाम का डेट कहियो कर दीजिए, कर दिया, हम पागल नहीं हैं। लेकिन नॉर्मलाइज वाला बात की जगह तो हम संतोष पागल नहीं हैं, एकदम उसी के लिए अडर रहा। अब बात हो गया और लास्ट टाइम में ठीक है, तो आयोग साहब कह दिए कि मैंने तो ऐसी कोई बात कही ही नहीं, विज्ञापन में कौन था? चलिए कोई बात नहीं, अगला ध्यान देते हैं हम लोग बिहार के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से 13 तारीख को होने वाली परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा मिला है जी? कितना पैसा? 26,000। कितना? 26,000 करोड़, लाख न करोड़, 26,000 करोड़ रुपया का अवसंरचना विकास। किसमें किसमें अब क्या क्या किया गया है? और पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, एकदम सब में VVI करते चलो। पटना पूर्णिया, बक्सर भागलपुर, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, साथ ही साथ बोध गया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़क परियोजना। कहाँ कहाँ? वैशाली, राजगीर, बोध गया और दरभंगा, जो जो क्षेत्र के हैं याद कर लीजिए, आप लोगों को याद करना आसान होगा। एक यहाँ मिल गए हैं, आपको गिफ्ट के रूप में दे दिए हैं भारत सरकार, दरभंगा में मिल जाएगा आपको सड़क परियोजना, ठीक है ना। बाकी राजगीर, वैशाली, बोध गया के कोई लगता नहीं है। अच्छा आप हैं, चलिए आओ, कहाँ के हैं जी आप? तब तो आप तो सब पैसा ऑफिस समेट के लेके चल गए। चलिए ये सब के लिए किया गया है, एकदम महत्वपूर्ण देगा, इनमें से कौन सा नहीं, इनमें से कौन, एकदम याद रखिएगा। अगला है बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोसी मेची लिंक के लिए 11,500 करोड़ रुपए का राशि स्वीकृत किया गया। कोसी मेची लिंक परियोजना है ना, उसके लिए। आगे बढ़ते देखते हैं, कितना बिहार को देखो मिल रहा है। अभी और आएगा बिहार का, अभी मेहरबान था पूरा बिहार पर। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन पुल का निर्माण, ठीक है। बक्सर में गंगा नदी पर 2 पुल का निर्माण, ये भी हो गया। अब गया में औद्योगिक केंद्र का विकास, जो अभी चर्चा कर रहे थे ना, गया में औद्योगिक केंद्र का क्या होगा? विकास देगा कि इस बार बजट 2024-25 में बिहार के किस जिले के लिए औद्योगिक केंद्र का विकास किया जा रहा है?
देगा गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, नवादा। गया आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 21,400 करोड़, 21,400 करोड़ की लागत से पीरपैंती, भागलपुर, कहाँ है पीरपैंती, भागलपुर में 2400 मेगावाट बिजली है, 2400 मेगावाट, 2400 भी याद रखना है और 21,400 भी याद रखना है। 400 याद रखिएगा तो दोनों में 400 है, 2 याद रखिएगा डाटा, 2400 तो आपका डाटा क्लियर निकल जाएगा। ठीक है ना। विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कोसी मेची लिंक परियोजना के लिए 11,500 करोड़, कितना पैसा, 11,500 करोड़। यही सब डाटा देता हूँ, कहेगा कैसन कैसन क्वेश्चन पूछ देता, बताइए ये सब पूछता। और हाँ न, उसके अलग, उसके अलावे दिया है, हाँ उसके अलावे। अब हाँ वो तो स्पेशल था। आई अब कह देगा, जानते हैं ऑप्शन में कैसा देता है, 11,500, 13,500, 10,500, 9,500। अब दिमाग लगेगा कि मुड़िया डेवलप पटक ले एकदम, सेंटर हॉल में बैठल रहेंगे ना, जान रहे हैं कि कहीं पढ़ल है, अब लगेगा कि 11,500 था कि 10,500 था। और जो इस तरह का जब होता है ना तो लगता है क्या कर लें, सही में उस समय दिमाग एकदम पगला जाता है, लग रहा है कि आ रहा है, अंदर में है, और वही क्या होता है, गलती मार के चलाते हैं। और जब मिलाते हैं, अरे साला 11,500 था ना, क्या करें यार, कलम को पटक रहा। ऐसा सा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा 13 तारीख को 2 बजे के बाद। लेकिन गलती नहीं करना है, 11,500 करोड़ को हम लोगों को मार के आ जाना है। राजगीर में 20वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर कौन थे, 20वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर कौन थे, 23वें कौन थे, पहला कौन थे, ठीक है, तो 20वां कौन था, ओ यहाँ पढ़ लिया क्या, अच्छा ठीक है, मुनि सुब्रत, मुनि सुब्रत 20वें थे जैन तीर्थंकर। उसका प्राचीन मंदिर बनाया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, कहाँ, एकदम महत्वपूर्ण, 20वें तीर्थंकर याद रखना, उसके ध्यान दिए हैं, सब करवाए हैं ये सब बिहार के सीएम साहब और एमएसई मंत्री साहब। आगे बढ़ो, प्राचीन मंदिर और साथ ही साथ 7 गर्म धाराएं एवं नालंदा का विकास भी किया जाएगा। ठीक है, ये सब उस राशि से किया जाएगा। ठीक है, जहां परफेक्ट अलग से कर दिया गया है तो वहां पे समझना है कि उसी राशि अलग होगी, और जहां नहीं होगा तो वहां कितना पैसा का राशि था, 26,000 करोड़। अगला एक और है, हाँ, विष्णुपद मंदिर गलियारा और महाबोधि मंदिर गलियारा का विकास किया जाएगा, कॉरिडोर। महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण कौन कराया, आप बताइए, अहिल्या बाई का नाम सुने, हाँ चलो ठीक है, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और साथ ही साथ कौन, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। फोटो काट लीजिएगा, ले एक बार वीडियो देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है, बार बार हम दोहरा रहे हैं, वीडियो देख लीजिएगा, तैयो आप लोग नहीं देखिएगा, हमको पता है। हाँ फोटो भेजिएगा ना तो अपना हम वीडियो का देखिए, उसमें देखिए हमारा भी फायदा है तो उसमें आपका भी फायदा, फायदा इसलिए है कि वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो जो इतना देर बात यहाँ सुने हैं, एक बार रात में कान में जो ठेपा ठेपी अभी लगाने का सिस्टम चला है ना, सबके कान में देखेंगे, कभी कभी तो लगता है कि पागल तो नहीं हो गया, चल रहे हैं रोड पर अपने बड़बड़ेले जा रहा था, इसे देखना पड़ता है कि कान में कुछ है कि नहीं। और में एगो नया नया रंग मशीन आ गया, हमारा पास रंग मशीन के बहुत आदमी अकबका गया देख के, अब जान गया सबको, हमारे चश्मे में लगल है, और हम चश्मे में लगल जा रहा है, बतिया लगा देख रहा है कान में कुछ है ये ना है, तो बोल के करास रहा है, तो समझ जाता है संतोष पागल है। तो रात में जो है हेडफोन लगा लीजिएगा और एक बार लगा के इसको सुन लीजिएगा, आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई क्या है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इस बार के बजट से शुरू हुआ है, इसलिए क्या है यह महत्वपूर्ण है, इस बार के बजट से शुरू हुआ है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। सिर्फ इतने समझना है, जनजाति बहुल गांवों में उसके विकास के लिए 6300 गांवों में 5 करोड़ जनजातीय लोगों का लाभ,
मैंने सिंपल भाषा में समझना है 63,000 गांव, 63,000 गांव में किसको लाभ होगा, क्योंकि नाम से वहां क्लियर है, एकदम याद करने की आवश्यकता नहीं। जनजाति उन्नत है तो निश्चित रूप से किसको लाभ मिलेगा, जनजाति लोगों को 5 करोड़ लोगों को लाभ करने पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 63,000 गांव को। अगला देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान, जितना मकान है उसको 3 करोड़ एक्स्ट्रा मकान का स्वीकृति बनवाने का मिल चुका है, यानी 3 करोड़ मकान बनेगा। जो बेघर लोग हैं 3 करोड़ लोग को कम से कम आसरा तो रहने का मिलेगा ना। हमको अभी बजट के अनुसार चलना है, धरातल पर कितना काम होगा नहीं होगा वो सब बातों को ध्यान नहीं देना है। हमको बजट में क्या प्रावधान है, हम पढ़ रहे हैं बजट के बारे में, एक एग्जाम के क्वेश्चन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हम वो जानते हैं। अगला देखेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट, समझ रहे हैं पूर्वोत्तर, 7 सिस्टर और साथ में एक और 8 को लिया है सिक्किम, उस 8 को 7 सिस्टर साथ के साथ 8 पूर्वोत्तर क्षेत्र में। एक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, कहीं कहीं आपको दे देगा IPPB, IPPB, इसके बारे में जानते हैं। इसका बैंक का मालिक भारतीय डाक विभाग होता है, डाकघर। इस बैंक के बारे में जानते हैं ना, यहाँ से आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पैसा का लेन देन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड इस सब को नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप पैसे का ट्रांजैक्शन घर बैठे निकालना जमा करना कर सकते हैं। IPP इसका शॉर्ट फॉर्म इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। कब हुआ था लॉन्च भारत में? अच्छा, हम लिख दिए थे जानकारी के लिए, 1 सितंबर 2018 से शुरू हुआ था। नहीं, अच्छा क्वेश्चन पूछने लायक है, इसलिए हम सोच लिए थे कि जब यहाँ चर्चा हो रहा है तो इसके बारे में जानना भी चाहिए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी। इसका स्वामित्व कौन सा होता है? भारतीय डाकघर, डाक विभाग, कुछ भी दे वो मार देना। अगला है, आप लोग तो पढ़े होंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, शिशु तरुण किशोर, पढ़े थे? नहीं पढ़े होंगे, 1516 में लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 गो था, शिशु किशोर तरुण, सबसे नीचे शिशु, उसके बाद किशोर, उसके बाद तरुण। जैसे जन्म होता है बच्चा पहले क्या कहलाता है? शिशु, उसके बाद कौन अवस्था होता है? उसके बाद कौन अवस्था? उसके बाद बालक, उसके बाद तो वेटरन हो जाता है, उसके बाद ककरो मतलब है ओकरा। तब उसमें जो तरुण में था उसमें पहले राशि कितना था? तो उसको 10 लाख से बढ़ाकर कितना किया है? एकदम महत्वपूर्ण, याद कर लो, लिख लो, VVI कि तरुण योजना के तरीन में 10 लाख की सीमा बढ़ाकर कितना कर दी गई है? ऑप्शन देगा 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, या देगा यथावत रखी गई है, कोई बदलाव नहीं किया गया। हमारे नियर एग्जामिनर क्वेश्चन सेटर रहेगा तो इसने देंगे, कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। लगेगा हो सही ये बात है, कल बढ़ाया होगा, नहीं बढ़ाया होगा, लेकिन 10 से कितना किया गया है? 20 किया गया है। अगला है 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को क्या देगा? इंटर्नशिप, क्या देगा? इंटर्नशिप का अवसर देगा। 500 कंपनी में, कितना कंपनी में? 500, कितना वर्षों में? कितना युवाओं को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 करोड़ युवाओं को तो दे रहा है इंटर्नशिप करने का, साथ में क्या देगा? भत्ता भी मिलेगा। ऐसा नहीं फ्री में, 5,000 रुपया प्रति माह। सवाल पूछेगा यही वाला कि जो प्रावधान किया गया बजट में इंटर्नशिप में, तो उसमें युवाओं के लिए प्रति माह कितनी राशि की व्यवस्था की गई है? 1,000, 2,000, 5,000, 8,000। क्या होगा आंसर? 5,000, एकदम याद रखना है। अगला है राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत औद्योगिक पार्क की मंजूरी, औद्योगिक पार्क 12 को नहीं दिया गया? हाँ, ये कितना औद्योगिक पार्क? 12 गो औद्योगिक पार्क, याद रखना है। कितना औद्योगिक पार्क को मंजूरी दिया गया है? राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्क की मंजूरी। अगला देखेंगे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, बहुत ही सुंदर योजना, ये भी VVI है। हाँ, 300 यूनिट बिजली फ्री है, बहुत सुंदर। हाँ,
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त ही शब्द आ गया इसमें, तो कहीं ना कहीं कुछ मुफ्त का चीज बंटेगा ही, सब में बटेगा, सब मिलकर खाएंगे। तो क्या है, 1 करोड़ घरों में, कितना, 1 करोड़ घरों में रूफटॉप, रूफटॉप का मतलब क्या होता है, घर के छत पर, रूफटॉप पर सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, और साथ ही साथ 300 यूनिट क्या है, प्रति माह, हर महीना 300 यूनिट काफी होता है। 300 यूनिट कम नहीं है, 300 यूनिट बोलना आसान लग रहा है, 300 यूनिट में बहुत चीज़ लगा, धड़पच के जो चलाना है चलाइए आराम से। एसी भी चला सकते हैं अगर समय का पाबंद थोड़ा बहुत, एसी भी चल सकता है, फ्रिज भी चल सकता है, टीवी भी आसानी से चला सकते हैं। साथ ही साथ एकदम महत्वपूर्ण है पॉइंट, वो पॉइंट क्या है जो घोषणा की गई है, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एक और है, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, वो राज्य ही ऐसा है जहां बाढ़ और भूस्खलन क्या होता है, हमेशा प्रभावित करते रहता है, कहीं बाढ़ तो कहीं भूस्खलन। उत्तराखंड, सिक्किम इस समय आए दिन देखने को मिलता है, हिमाचल में। तो इसका क्या किया जाएगा, वहाँ उससे सहायता किया जाएगा। राज्य परफेक्ट क्लियर कर दिया गया, राज्य कौन कौन से 4 राज्य, असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, ये याद रखना है। अगला है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरुआत की जाएगी। कितना पैसा से रखा गया टारगेट, 1 लाख करोड़, सिर्फ किसके लिए, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, जितना भी खोज होगा, रिसर्च होगा, उसके लिए कि नए नए चीज़ों पर कैसे नवीन खोज करें, उसके लिए विकास के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से विकास हो, डेवलपमेंट हो, उसके लिए कितना रखा है, 1 लाख करोड़। अगला है अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, अभी थोड़ा देर पहले हम चर्चा किए थे, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अभी जितना चल रहा है उससे 5 गुना अधिक अंतरिक्ष कार्यक्रम में क्या किया गया है, जोर देते हुए कितना राशि की गई है पूंजी, 1000 करोड़, कितना का, 1000 करोड़, किसके लिए, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी के रूप में व्यवस्था की गई है इस बार के बजट में। और वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान कितना है, ग्लोबल लेवल पर, यानी पूरे विश्व के लेवल पर, वैश्विक लेवल पर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में इंडिया का योगदान कितना, उसको बढ़ाकर कितना % का लक्ष्य रखा गया है, सीधे कहा कि 2% से 10%। कब तक, ये सब पूछता है कि कब तक लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक, 2 से लेकर 10 तक। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे काम होगा, तो दो पैसा दिया है उसके लिए, ये पैसा का काम होगा तब 2 से बढ़ के 10 तक होगा, ठीक है। और आगे नहीं, अब खत्म हो गया, चलो ठीक है, इतना बजट का मेन चीज़ था, सार। बहुत लोग तो लिखे भी होंगे, बहुत लोग लगता नहीं भी लिखे हैं, तो जो नहीं लिखे हैं उन लोगों से गुजारिश है कि देखिए, सुनने से तो काम हो ही गया थोड़ा बहुत, लेकिन एक बार लिखिएगा। तो मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बोलिए, दोनों हाथ जोड़ के हम आपसे गुजारिश करते हैं, इतना मेरे लिए कर लेना तुम लोग कि एक बार ज़रूर लिख लेना वीडियो देख के। अगर वीडियो देख के लिखने में दिक्कत होगा तो बहुत आदमी हमसे PDF मांग लीजिएगा, उसका फोटो स्टेट करा लीजिएगा, आजकल वही सीखना है, वो काम नहीं करना है, ऐसे बोल दिए ना वो काम नहीं करवाएंगे, हमको करवाना है, एक बार देख के लिखिए, याद कीजिए। कल मैं आते के साथ आप लोगों से 5-5, 10-10 सवाल बजट से पूछूंगा, क्या आप लोग तैयार हैं, एकदम बोल्ड आवाज में बोलिए, तैयार हैं, ताकि सवाल आप लोगों का एग्जाम में नहीं छूटे, बने। कल का रहेगा टेस्ट का टॉपिक केंद्रीय बजट 2023-24 24-25।